अच्छा, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने स्टडी किया था। इसका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वाली, ये गिवन होती है। सेकेंडली आपके पास यहाँ पर एक्सक्लूजन है। वो क्या है कि ऑल्दो स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स फॉर बॉडीज ऑफ इनफाइनाइट साइज। अब बात ये है कि इनफाइनाइट, सॉरी, फाइनाइट साइज, all the masses of any object can be considered to act as a single point which is called its center of mass। हम पॉइंट मासेस की बात क्यों करते हैं, इधर इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे सवाल ये जो इनिशियल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट मासेस ऑफ मास m1 m2। पॉइंट मासेस का मतलब ये है कि भाई एक पॉइंट ऐसा होगा हर बॉडी के अंदर जो जहां उसका सारा मास और वेट एक्ट कर रहा होगा, तो वो उसका बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहलाता है। तो उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, इसलिए उसको पॉइंट मास कह रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि इतना छोटा मास हो कि उसकी डायमेंशन ना होने के बराबर हो। सही है। अब ये पॉइंट है। जी अब ये डायमेंशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये लॉ जो है वो कंप्लीटली वैलिड नहीं होगा। तो फिर इसके साथ कुछ और चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेंगी। वो एक्सटेंशन है, खैर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सही है ना। जी तो हमारे कोर्स में हम सिर्फ पॉइंट मासेस की बात करेंगे। सही। ठीक है, तो सवाल भी पॉइंट मासेस का आएगा, तुम्हें जवाब भी उसी हिसाब से देना होगा, फॉर्मूला यही वाला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ठीक। जी तो अच्छा, आगे कहते हैं, दिस simplifies the maths and in effect the object is treated as a point mass. However, you must be careful to remember to measure any distances between objects as the distance between their center of the mass. So note that the formula above assumes that the planet can be treated as point objects. तो इन्होंने क्या कहा है, यही बात कि हमने assumption ली है फिलहाल। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो उसको हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लॉ पॉइंट मासेस पे है। जाहिर है वो ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा होगा और उसके अगेंस्ट क्या चेंजेस होंगी वो हमारे कोर्स में नहीं, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम एग्जांपल सबकी कंसिडर करेंगे। सिर्फ पॉइंट्स की एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो हम कुछ कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना। अभी हम प्लैनेट्स की अगर बात करेंगे तो पॉइंट मासेस कंसिडर करके ही उनको सॉल्व करेंगे। हालांकि वो पॉइंट नहीं है, वो तो पूरे पूरे प्लैनेट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी डायमेंशन है उनकी। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जी वैलिड रहेगा, फिलहाल हमारी डिस्कशन में वैलिड रहेगा। हमें क्योंकि सिंप्लीफाई करके समझना है, हम उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे। ठीक। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं हम। अब देखो, उसका क्वेश्चन है, वर्क एग्जांपल है कि टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एंड masses 150 ग्राम एंड 350 ग्राम आर प्लेस सो दैट देयर सेंटर्स आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है भाई, दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस 0.5 है, दूसरे का रेडियस 0.5 है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि भाई इनके सेंटर्स कितने दूर हैं, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें सब कुछ इन्होंने दे दिया है। ठीक है ना। अगर आपको कहते हैं ना कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट मासेस, टू स्फीयर्स, इज 4.8 सेंटीमीटर, बिटवीन देम अगर कहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये 4.8 के अंदर दोनों के रेडियस ऐड करते हैं। क्योंकि हम मासेस का डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, उनके सेंटर से लेते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा, जी वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो हमें ऑलरेडी सवाल में इसने डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दिया हुआ है, सो दैट देयर सेंटर्स आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें भी कुछ और ऐड तो करने की जरूरत रेडियस नहीं है। हमें वो लेना पड़ेगा 4.8। हाँ, आर जो है ना 4.8 लेना पड़ा, आर रेडियस नहीं है, आर फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉइंट मासेस है। ठीक है ना। जी जी सही सही ठीक। अच्छा, अगर इसकी जगह हमें कहते हैं ना कि सो दैट दे आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट, दे आर, देयर सेंटर्स नहीं, दे आर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 4.8 तो इनके एजेस के बिटवीन डिस्टेंस है, और बाकी सेंटर्स तक पहुंचने के लिए हम ये दोनों के रेडियस ऐड करने पड़ेंगे। जाहिर एजेस से अंदर है ना सेंटर, जी और कितना अंदर है जितना रेडियस है। जी सही। बात समझ रहे हो ना। एक स्फेयर है, एक जी सर्कल है, उसका एज जो है, जो उसका सरकमफेरेंस का पॉइंट है, उधर से रेडियस तक जाओगे तो रेडियस कवर करोगे तो सेंटर तक पहुंचोगे ना। जी तो अगर हमें कहते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम सेंटर दोनों के रेडियस ऐड करते हैं। 0.5 वन 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 सेंटीमीटर ऐड करते हैं मजीद। लेकिन इधर कहा हुआ है कि 4.8 सेंटीमीटर इनके सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस है। ठीक है। जी सही। जी अच्छा, अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 150 ग्राम ऑफ स्फीयर। अच्छा भाई, हमें कह रहे हैं 150 ग्राम स्फीयर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, ये कैलकुलेट करो। अच्छा,
अब एक फोर्स तो नहीं निकाल सकते ना, हमें पता है दोनों फोर्सेस सेम होती हैं। जो पहला मास दूसरे पे लगा रहा होगा वही दूसरा पहले पे लगा रहा होगा, तो हमें ये कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम जी क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूले में कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन्स करेंगे। कन्वर्जन्स क्या करेंगे, हमें उसमें मासेस डालने हैं केजी में, और हमें जो है डिस्टेंस डालना है मीटर्स में। क्यों डालना है, कुछ आइडिया इसका? हम्म, नहीं सर, एक सेकंड। हम्म, नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं। देखो क्वेश्चन में कहते हैं दो स्फेयर हैं आपके पास। स्फेयर समझते हो ना, दो वो तो बॉल हो गई। ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन जो ये आंसर में इन्होंने 350 लिखा हुआ है। देखो ये आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 150 ग्राम ऑफ स्फेयर। ठीक है भाई, जी ये कह रहा है दो स्फेयर है, एक 150 ग्राम का है, एक 350 ग्राम का है। तो 150 ग्राम जी। वाले पे कितनी फोर्स लग रही होगी, कैलकुलेट करो। अच्छा, 350 लग रही होगी। जरूरी है? नहीं तो सर, एक जैसे आपने बोला ना कि अगर एक उस पर डाल रहे हैं तो वो सेम उसी पर डालेगा। हाँ तो तो उसका जो बेसिकली मास है। बेसिकली कंबाइंड फोर्स आती है। न्यूटन लॉ जी ग्रेविटेशन हमें कंबाइंड फोर्स देता है, इंडिविजुअल फोर्स नहीं देता। जी तो जो M1 पे लग रही होगी M2 से, वही M2 पे लग रही है M1 से। तो हमसे इन्होंने जी बोल दिया 350 ग्राम वाले 150 ग्राम वाले पे फोर्स निकालो। सही है, जी। तो भाई हम सही। एक ही फोर्स निकालेंगे जो फॉर्मूले से निकलती है कंबाइन, वही दूसरे पे भी होगी। जी ठीक है, जी बस जी। उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको नेगेटिव ले लेंगे। सही है, सही सही। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया -G M1 M2/r²। सही है, ये फॉर्मूला हो गया। जी M1 और जी M2 को जी हमने कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, M1 कितना था, 150 ग्राम था, 150 ग्राम को हमने केजी में किया तो 0.15 केजी हो गया। जी और 350 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया तो 0.35 केजी हो गया। जी और डिस्टेंस कितना है इनके सेंटर्स की बिटवीन, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये कितना बन गया, ये 0.048 बन गया सही है। मीटर। अच्छा, मैंने इन जी सबको एसआई यूनिट्स में क्यों कन्वर्ट किया? देखो ना, मास का एसआई यूनिट केजी है, एसआई यूनिट, और उसका लेंथ का जो है मीटर है। तो मैंने इन सबको कन्वर्ट क्यों किया, जी। एज इट इज क्यों नहीं रख दिया, इसका सवाल पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। कन्वर्ट क्यों किया? हाँ, सर तो वो आंसर गलत आता था ना कुछ, क्योंकि हमें हाँ? जरूरी होता है कन्वर्ट करना। क्यों होता है, क्या कन्वर्ट बताया? करना। सर कौन ये सा तो मैं रट्टा मारा है, सब रट्टा याद मारा किया है, है, या चलो। मुझे ये नहीं पता आता वो। चलो मैं इसकी लॉजिक तुम्हें बताता हूँ भाई। लॉजिक ये है भाई कि आपका आंसर जो फोर्स का आएगा वो न्यूटन में आएगा ना। जी तो न्यूटन ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट की वजह से आया है। तो जब आप इनपुट ऐसा यूनिट में नहीं डालोगे तो आंसर भी न्यूटन में गलत आएगा। फोर्स का आंसर न्यूटन में जी देना है ना आपको। जी तो फोर्स का यूनिट न्यूटन किसकी मदद से आता है, ऐसा यूनिट से आता है ना। जी तो अगर आप इसके इनपुट सही नहीं डालोगे, यानी कि मासेस और लेंथ को अगर आप ऐसा यूनिट में नहीं डालोगे, तो जो आंसर आएगा ना वो न्यूटन में आप गलत लिख रहे होगे, वो न्यूटन में वो आंसर बनेगा ही नहीं। इसलिए सही इनपुट वैसा ही डालना है जैसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, सही है। अनटिल जी अनलेस स्पेसिफाइड, हम हमेशा हर इनपुट को कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। रट्टा तुमने सही मारा है, कौन सा भी है इसके पीछे। जी। तो हमने क्या सही। किया, हमने -G रखा, -G 6.67 × 10⁻11। हमने क्या किया, 350 ग्राम को कन्वर्ट किया 0.35 केजी। हमने 150 ग्राम को जी कन्वर्ट किया 0.15 केजी। हमने आर को कन्वर्ट किया 0.048 स्क्वायर। आर रखा स्क्वायर तो सही फॉर्मूले है। का आ गया। सही है ना, जी जी आंसर आ गया -1.5 नैनो न्यूटन, यानी कि -1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। हाँ, जी -9 सही। नैनो होता है। ठीक है, सही। अच्छा सवाल। पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी कहता है राइट डाउन द फोर्स ऑन द 350 ग्राम ऑफ स्फीयर। ये कितनी होगी, जी सेम। सेम। सेम होगी ना। In accordance with the जी Newton's third law, the magnitude of the force on the 350 gram mass gram will also be this, but in the opposite direction, यानी कि वो +1.5 हो जाएगी। ठीक जी है, सही। क्लियर है? जी सर। कोई सवाल? नहीं नहीं सर। सर आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। हाँ हाँ।
जी सर। हाँ भाई, हो गए फ्री? जी जी। अच्छा देखो, अब पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉइंट मासेस हैं उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह की बनती होगी अगर हम प्लॉट करें ना इमेज के तौर पे। तो ये समझो ये एक पॉइंट मास है, ये बीच में पॉइंट है, अब इसकी तरफ सारी फोर्सेस आ रही है ना, जो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे या इससे जा रही होंगी जिनको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो देखो इसके अंदर दो तरह के फोर्सेस हैं, एक पॉइंट मास है और ये बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज है। पॉइंट मास बिल्कुल बीच में है, छोटा सा, ये फाइनाइट साइज का एक तरह का ग्लोब बन गया है ना, बड़ा है ये। जी जी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की फील्ड्स रखता है, रेडियल फील्ड है, पॉइंट की लीनियर फील्ड है, क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको प्लॉट जी करना होगा, फिर एनालाइज करना होगा, फिर इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा चलो सही है। देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मासेस। The gravitational field strength has already been defined as the gravitational force per unit mass at that point. इसका आइडिया है? जी, ए से बढ़ाता है ना ये तो। हाँ, क्या स्मॉल जी है ना, जी। स्मॉल जी इक्वल्स टू फॉर्मूला एफ क्या अपॉन एम। जी। एफ है, एफ अपॉन एम, हाँ, जी गोज़ टू एफ या अपॉन एम। डब्ल्यू अपॉन एम। वेट जी इक्वल्स टू mg होता है ना, तो जी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन मास, जी या वेट को जी जी फोर्स भी कहते हैं, एफ अपॉन एम, जी। ठीक है। अच्छा भाई, सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, मैग्नेटिज्म भी है, अच्छा सही। जान नहीं छूटेगी। वही ए की कंटिन्यूएशन है मतलब सब। हाँ, और थोड़ा सा टफ है वो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज्यादा है। फिर इसके अंदर एक सही। ब्रांच और भी है ना, इसके अंदर फिर क्वांटम फिजिक्स भी है ना, जिसको हम मॉडर्न अच्छा फिजिक्स कहते हाँ। हैं, वो थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। जी जी। सही सही। अच्छा भाई, हमें पहले बताया गया कि भाई आपको पता है स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो कि जी फोर्स पर यूनिट मास या वेट पर यूनिट मास होता है। W इक्वल्स टू mg, तो G इक्वल्स टू W अपॉन m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई एक यूनिट मास पे यानी कि 1 kg पे कितनी फोर्स लग रही है, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को डिनोट करेगा, ठीक है। जी और अब तो हम अर्थ पे नहीं रहे ना, अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ी है खाली, तो दुनिया में किसी भी चीज की फील्ड हो सकती है, कोई भी मास की, कोई भी पॉइंट मास की, किसी भी चीज की फील्ड हो सकती है। हम पहले समझते थे जी सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट रिपेल करती है, अब हमें पता चला है न्यूटन के लॉ से कि भाई एक पॉइंट मास भी होगा ना, एक जर्रा भी होगा, उसमें भी एक फील्ड होगी, वो भी अट्रैक्ट जी रिपेल करेगा, ठीक है ना। वो उसका मैग्नीट्यूड जरूर कम होगा, लेकिन वो अपने हल्के, आपके हल्के अभाव में तो वैल्यू रखता होगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, जी इसका जी मतलब ये हुआ एक जर्रा दूसरे जर्रे के साथ तो हिसाब किताब में कुछ अट्रैक्शन प्रेजेंट कर रहा होगा, वो इतनी कम होगी, उनको फील जी। होगी, आपको फील नहीं होगी। सही। सही है। तो आपको कहते हैं भाई एट ASU ओनली कंसिडर ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑन लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, यही बात मैंने अभी बताई तुम्हें, एंड देन ओनली नियर जी देयर सरफेसेस। तो मैं अभी यही कर रहा था ना कि भाई हम अब तक तो है अर्थ की और प्लैनेट्स की बातें कर रहे थे कि उनमें ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, लेकिन अब हम न्यूटन लॉ के बाद हम सीख गए हैं कि दुनिया में हर मास की फील्ड होती है, चाहे वो एक पॉइंट क्यों ना हो, डॉट क्यों ना हो, एक जर्रा क्यों ना हो, ठीक है। जी अच्छा भाई, तो हाँ, another planet and then only near their surfaces. Under these circumstances, the field may be considered uniform. However, the gravitational field of a point object is radial. पॉइंट ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड रेडियल होती है, जैसे ये है। रेडियल का मतलब क्या है, एक रेडियस बना रही है, सारी लाइनें दे रही है, यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई एक सर्कल है जिसकी बीच में सेंटर में ये जी मास पड़ा हुआ है, और सारी फील्ड यूनिफॉर्म है इसके अराउंड। यूनिफॉर्म क्यों है कि उसकी डायमेंशन नहीं है ना कुछ भी। अगर एक ब्लॉक होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म ब्लॉक जी। होता, तो सही। इसके अगेंस्ट कोई फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, कोई यहाँ से टेढ़ा होता तो यहाँ कम होती, वहां से स्मूथ होता वहां से ज्यादा होती है, इस तरह से चेंज हो रही होती फील्ड। क्योंकि ये डॉट है, ये पॉइंट है, तो इसकी फील्ड बिल्कुल सेम है, रेडियल फील्ड है, ऐसा लग रहा होगा आपको रेडियस बन रहा है, ठीक है। जी सही। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज। इफ वी मूव अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, इन द लेटर केस यानी कि दूसरी वाली जो फिगर है, द रेडियल फील्ड इज सेंटर्ड ऑन द मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। देखो अभी क्या है, अभी फील्ड रेडियल है,
ठीक है, लेकिन अब कोसेंट्रिक कहाँ पर है, इसके ऊपर नहीं है, ये जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है जो फाइनाइट साइज का एक बॉल है पूरा, पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जो बिल्कुल इस बॉल का सेंटर होगा वो आपका पॉइंट होगा, जहां पर सारा मास एक्ट कर रहा होगा, जिसे आप सेंटर ऑफ मास कहेंगे। क्या कहेंगे? जी सही, सेंटर ऑफ मास। तो उस हिसाब से भी ये एक तरह का पॉइंट हो गया, इसके अगेंस्ट रेडियल फील्ड आ गई। सही है। जी सर। फिर आपको कहते हैं यू कैन सी फ्रॉम फिगर 15.3 दैट द लाइंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स गेट फर्दर अपार्ट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इंक्रीजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नोट करोगे, कि जैसे जैसे किसी भी मास से आप दूर जा रहे हो, तो लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ना दोनों लाइन के बिटवीन, देख रहे हो, जी ब्रॉडर जी होती जा रही है, जैसे जैसे दूर होती जा रही है ब्रॉडर होती जा रही है। तो इनके बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होने का मकसद मतलब ये है कि भाई ये फील्ड वीक होती जा रही है अब। ठीक है ना, जी जितना आप मास से करीब होगे डिस्टेंस में, उतनी ये फील्ड हाई होगी, इतनी ज्यादा फोर्स हाई होगी। तो इस वजह से ये लाइंस क्या है आपस में क्लोजर है, इनका एंगल यहाँ छोटा है, ऊपर जाके इनका एंगल बड़ा हो जाएगा, है ना। हेलो। जी जी सर, सही, गलती से म्यूट हो गया था। अच्छा कोई मसला नहीं, समझ में आ रही है ना बात। जी सर, तो ये लेकिन जो ये है वो इसमें दिख तो नहीं रहा कि वो मतलब वो हो रही है, हो क्या रही है ना, कहते हैं ये उसको। देखो, ये देखो, तुम यहाँ पर नहीं सर, एंगल, मुझे तो कांस्टेंट दिख रही है। ये देखो यहाँ एंगल बनाओगे ये एंगल छोटा होगा, यहाँ एंगल बनाओगे एंगल बड़ा होगा। हाँ। अच्छा सर, अच्छा आप ऐसे बात कर रहे हैं, मैं समझा कि आप हर इंडिविजुअल उसकी बात कर रहे नहीं हैं, नहीं, एरो। एक एक लाइन दूसरी लाइन से एंगल बना रही है ना, क्योंकि देखो ये रोटेशन है ना, तो रोटेशन में जी लीनियर जी सही, डिस्प्लेसमेंट समझ थोड़ी गए। होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। जी और एंगुलर समझ डिस्प्लेसमेंट क्या गए है, सही। थीटा है ना। तो जी जी चैप्टर वन फर्स्ट चैप्टर सेकंड से फिर रिलेट होगा इस तरह से। जी सही। ठीक है, एक सेकंड ना। जी अब आगे चलते, एक जरा मैसेज का एक रिप्लाई कर दूं। सर, मैं इसके डेफिनेशन क्या लिखूं फिर, किसकी? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मासेस की, मतलब अगर मैं लिखना हो। नहीं नहीं, इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं आएगी, आपकी एक्सप्लेनेशन ही होगी ना, आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो, अच्छा, क्योंकि तो इसको लिखूं नहीं हाँ क्या कुछ। नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने लॉ हाँ, पढ़ लिया ना, वो लॉ है बस। इसके अंदर जो है जी वो सही। सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगी आपकी, क्योंकि ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं ठीक। है ना। जी अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखो इसमें हमने कहा कि भाई जैसे दूर होते गए डिस्टेंस, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास इंक्रीज होता गया। दिस शोज दैट द फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, जो मैंने बताया अभी, कि क्या होगा जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा इनके बिटवीन, फ्यू फोर्स फील्ड वीक होती जाएगी। इसका मतलब जी जब आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे, तो वही वाली बात है कि अर्थ से जब हम दूर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में या पहाड़ी इलाकों में, तो क्या होता है, हमारे हमें जो है ग्रेविटेशन फील्ड कम फील होती है, और जब हम उसकी फील्ड से बिल्कुल ही बाहर चले जाते हैं, तो हमें फील्ड फील ही नहीं होती उसकी। जी सही है। लाइक इन स्पेस। सही है। सही। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर द इक्वेशन फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या किया भाई, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को लिया, और इस क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन के थ्रू इसको चेक किया कि क्या वैल्यू आ सकती है। तो आपने क्या किया भाई, आपने एफ इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला रिकॉल किया, और आपने कहा सिंस स्मॉल जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है भाई, स्मॉल जी क्या जी होता है, एफ अपॉन एम होता है। तो आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी कि एक एम जो है ना, ये एम वन एम टू में से एक एम आप वहां पे ले गए लेफ्ट साइड पे, फोर से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है। सर, लेकिन वो तो स्मॉल है ना। हाँ तो इसको से सब्सटीट्यूट किया है यार, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो मास ही है ना। सही। आपने सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए इससे अलग करने के लिए इसको कैपिटल एम का नाम दे दिया। ठीक। तो एक मास वहां चला गया, एक मास यहाँ रह गया। ठीक है। सही है। तो एफ अपॉन एम इज जी, स्मॉल जी होता है।
जी तो राइट साइड पे क्या बचा, -g m/r²। जी तो आपने कहा ठीक है ये फॉर्मूला हो गया, स्मॉल g इक्वल्स टू -g कैपिटल G अपॉन m/r²। ठीक है। जी सही। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो स्मॉल g को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। अब आप ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम जी ने कभी जिंदगी में पहली बार जी कैलकुलेट हुआ होगा। हमने तो जी रटा हुआ था ना 9.81 या 10, है ना। जी लेकिन जी वो कैलकुलेट इस फॉर्मूले से होता है। भाई कैपिटल जी आपने डाल दिया, आपने मास डाल दिया जिस मास के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और आपने उन दोनों मासेस के बिटवीन का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है भाई, तो ये कैपिटल एम क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल जो आप पे फोर्स लगा रहे थे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो कैपिटल एम जो है वो अर्थ का लोगे आप। ठीक है, कैपिटल एम आप अर्थ सही का है। लोगे। ये कैपिटल जी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर अर्थ के सेंटर से आप कोई और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसकी भी ऊपर भी जी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेट करना है मेरे ऊपर कितनी स्मॉल जी आ रही है अर्थ की सरफेस पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय अर्थ का मास डिवाइड बाय मेरा और अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस, उससे डिवाइड कर दूंगा उसके स्क्वायर से, तो सर मुझे अर्थ का मास क्या होगा? अर्थ का मास वैसे आगे हम देखेंगे, उसका मास होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। सही है। 6.0 इंटू 10⁻24 kg। सही है। तो ये और कितना जी की बड़ा वैल्यू मास वही हो, लेंगे ना जो आपने पीछे बताई थी, 6.67 10⁻11। कैपिटल जी सही है। जी कैपिटल जी की वैल्यू, हाँ स्मॉल जी तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब स्मॉल जी का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्मॉल जी बहुत छोटी चीज जी रह गई। सही। अब हम कह रहे हैं सिर्फ अर्थ थोड़ी अट्रैक्ट करती है, तो स्मॉल जी को तो हम कांस्टेंट ले ही नहीं सकते, अब तो हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। तो हमारे लिए फॉर्मूला आ गया ये कि आपको कोई भी कहेगा स्मॉल जी निकालो, तो आप कहोगे भाई ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मुझे मास बता दो किस मास के तो वजह से निकालनी है। जो मास होगा वही फोर्स लगा रहा होगा। जी अगर मुझे मून पे निकालनी है तो मून का मास दे दो, मुझे जुपिटर पे निकालनी जुपिटर का मास दे दो, तो मैं उस जगह की स्मॉल जी निकाल सकता हूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ की जी नहीं रह गई, अब मैं ओवरऑल जी निकाल सकता हूँ कहीं पे भी किसी प्लेनेट पे जाके। ठीक है, इस फॉर्मूले से। जी सही। अच्छा भाई, सही। तो इसको कंक्लूजन पे जाते हैं। दिस इक्वेशन शोज एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब, स्मॉल जी यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जी रिड्यूस हो जाएगा। इनवर्स है ना रिलेशन, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट्स के जी बिटवीन उतना जी स्मॉल होगा। और इनवर्स स्क्वायर है क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है। इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जी सही। इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स स्क्वायर है। ठीक है, जी सही। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द मास इज डबल, द फील्ड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है भाई, मास अगर डबल हो गया तो बेसिकली दो मासेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, तो जी जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगी। सही है, 2 गुना अगर सही है। डिस्टेंस बढ़ता है तो 4 टाइम्स जी रिड्यूस हो जाएगा, स्क्वायर है ना। जी जी और तो स्क्वायर तो हो गया, और ये बढ़ा तो ये कम हुआ क्योंकि इनवर्स भी है। जी सही। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से प्लॉट हो रहा है। कैसे भाई, बीच में आपने स्मॉल जी रख दिया। स्मॉल जी आपका जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस साइड जा रहे हैं। और यहाँ पे आपका आर है कि भाई जैसे जैसे आपका आर बढ़ता रहेगा आपकी स्मॉल जी कम होती रहेगी, आर कम होता रहेगा स्मॉल जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, इनवर्स बन रहा है इनका रिलेशनशिप, देख रहे हो। ये ठीक। क्या हो रहा है, ये पैराबोला बन रहा है, आर कम हो रहा है जी स्मॉल जी बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है स्मॉल जी कम हो रही है। जी जी सही। अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ मार्स। जैसे मैंने कहा था ना कि अब आपको अलग अलग प्लेनेट आएंगे, आपसे अर्थ की बात नहीं होगी। तो आपको कह दिया भाई मार्स के ऊपर निकालो जी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। आप कहोगे मुझे मार्स का जो है मास दे दो, और मुझे जो है वो डिस्टेंस दे दो, मार्स का रेडियस दे दो बेसिकली। ठीक है, रेडियस ऑफ मास क्यों मांगा मैंने, जी सही। चलो मैं बताता हूँ, ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी।
नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। ये तुम्हारा मार्स प्लेनेट है, ठीक है। इसके सेंटर्स ये हैं। कोई बंदा यहाँ पर मार्स के सरफेस पर खड़ा हुआ है, ठीक है। जी इस बंदे पे कितनी जी लग रही होगी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो इसका मास पता होना चाहिए मुझे, मार्स का पास मास पता होना चाहिए, जी और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस पता होना चाहिए कि आर कहलाता है। वो डिस्टेंस रेडियस जी ऑफ मार्स हो जाएगा क्योंकि बंदा सरफेस पे खड़ा हुआ है। जी। तो इसलिए अगर मुझे स्मॉल जी सर इसका निकालना है। रेडियस तो दिया हुआ है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ कि क्यों चाहिए होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वो सरफेस पे खड़ा हुआ है, और आपको मास हमेशा वो क्या कहते हैं डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना होता है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ना, सही। आर आर सेंटर से लेना है। तो सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, रेडियस होगा। तो आपने क्या किया, जी माइनस जी मास ऑफ मार्स एंड रेडियस ऑफ मार्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। सर हम जी क्या लेंगे, कैपिटल जी मतलब? कैपिटल जी वही 6.6 7 इंटू वो 10 पावर कांस्टेंट रहती है, -11। कोई चाहे कोई प्लैनेट हो? हाँ हाँ भाई, वो तो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, ठीक। उसका नाम ही ठीक है यूनिवर्सल ठीक। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सही है। तो 6.6 आपने क्या किया भाई, आपने देखा मास ऑफ मार्स आपको गिवन होगा हमेशा 6.4 इन 10 पावर 23 केजी, यानी कि अर्थ से छोटा है। अर्थ का ट्वेंटी जी फोर केजी है, ठीक है ना। सही। रेडियस क्या है, 3.4 10 पावर 3 किलोमीटर। 3.4 मेगा मीटर हो गया ना, 3.4 3 किलोमीटर का मतलब मेगा मीटर। बहुत बड़ा जी डिस्टेंस हो गया इसका रेडियस, मास का मार्स का रेडियस बहुत बड़ा है। अच्छा भाई, आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी इसमें एफ अपॉन एम। अच्छा भाई, आपने कहा जी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या रह गया, 6.67 इंटू -11 इंटू 6.4 मार्स का मास, और इसका रेडियस। जब आपने आंसर निकाला -3.7 न्यूटन पर केजी, आपने कहा मार्स पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा उसको ये स्मॉल जी की वैल्यू मिलेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है 3.7 न्यूटन पर केजी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मार्स। माइनस का मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है ना। आपको मैग्नीट्यूड सही। देना है 3.7 न्यूटन पर केजी, आपकी स्ट्रेंथ हो गई। सही है। सही। जी। कोई सवाल? नहीं नहीं सर। अच्छा अभी हम देखते हैं ऑर्बिटल मैकेनिक्स। थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसमें से कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव होंगे जो हमें काम आएंगे आगे ना। सर ये लिखने वाली चीज है? सॉरी, ये लिखने वाली चीज है? नहीं नहीं, ये डेरिवेशन है, लिखनी तो होगी लेकिन तुम स्क्रीनशॉट लेना, फिर घर में प्रैक्टिस करना इसकी, क्योंकि कभी कभार जो चलो ना ठीक। एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि निकाल के दिखाओ फॉर्मूला। ठीक ठीक। डेफिनेशन ये सब अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम आराम से बाद में जी, सुन सको उसको। ठीक है सर। ऑर्बिटल मैकेनिक्स में फिगर 15.5 शोज अ सैटेलाइट ट्रैवलिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो यहाँ सैटेलाइट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड द अर्थ, अब अर्थ के अराउंड घूम रही है, याद रखना। द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। भाई अर्थ इस पे जो फोर्स लगा रही होगी उस फोर्स की वजह से ये घूम रही है, तो इसका मतलब वो फोर्स जी क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी और वो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स भी, क्योंकि अर्थ लगा रही है तो, क्योंकि सर्कल में सही। घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, और अर्थ लगा रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी है, सही है, क्योंकि अर्थ जी प्लेनेट है। तो हम कहेंगे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो उसका फॉर्मूला होता है ना। जी तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जी 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 जी। और इसको हमने इक्वेट करा दिया ग्रेविटेशन फोर्स से, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन जी फोर्स भी ये सेम फोर्सेस हैं दोनों। तो हमने जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ले लिया। माइनस सही। को भी हमने इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, तो हमारा काम का नहीं है अभी फिलहाल। सही। हमने कहा ठीक है भाई, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, तो कैंसलिंग एम एंड आर। आपने क्या किया, कैपिटल एम सर ये जो स्मॉल एम है वो क्या स्मॉल रिप्रेजेंट कर एम, रहा है? स्मॉल एम का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि सैटेलाइट, सैटेलाइट की बात कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मास उस पे जी सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, ये इसका मास है, सैटेलाइट जी का मास है स्मॉल एम।
और कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स है ना। अच्छा तो आपने देखा कि भाई दोनों साइड पे स्मॉल एम कट गए। हम एक लेंगे 6.0 10⁻24 जी। अभी हम वैल्यू नहीं डाल रहे ना, अभी तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे। अभी हम न्यूमेरिकल थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम डेरिवेशन कर रहे नहीं हैं मैं जिसमें वैसे पूछ रहा हूँ, अगर सवाल में करने को आ जाए। हाँ तो वो दिया हुआ होगा मास वहां पर, और जो दिया हुआ वही डालना है। हाँ? तो यही एक कैपिटल जी ठीक। एक तो ये होगा ना m इज इक्वल टू 6.0 वैल्यू है, और एक हम्म। अलग से जो मास दिया हुआ होगा। हाँ वो अलग से दिया हुआ होगा। ठीक है ठीक। तो ये तुम्हारा स्मॉल एम और कैपिटल है, स्मॉल एम दोनों साइड पे स्मॉल एम है तो कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा ना वहां जाके। यहाँ देखो जी इस फॉर्मूले में स्मॉल एम कट जाएंगे आमने सामने। जी 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 और जी ये जी आर जी स्क्वायर जी को आर से कट जाएगा, यहाँ पे आर रह जाएगा राइट वाले पे, और इधर से कुछ सब कट जाएगा, आर कट जाएगा आर स्क्वायर से, तो सिर्फ आर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। सही। तो आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे इसको, जी जी ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, तो वी स्क्वायर को आपने सब्जेक्ट बनाया, और राइट साइड पे जी कैपिटल एम अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल जी एम अपॉन आर, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन कट कटा के। वी जी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी जी कैपिटल एम अपॉन आर, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम सही। अपॉन आर, सही है। दिस कैन जी सर। ऑल्सो बी सर लेकिन एक्सप्लेन। ये स्क्वायर क्यों हो रहा है? स्क्वायर अच्छा है ना, ठीक है, वो ठीक है ठीक है ठीक। सॉरी सॉरी अब मैं यहाँ देखा नहीं हूँ। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी जी क्या? अच्छा आपको कहा है कि भाई v को हम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, v जो है, v हमारी लीनियर वेलोसिटी है ना, अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहें क्योंकि रोटेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा है। चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, जी तो हमने v की जगह पे आर जी जी ओमेगा डाल दिया, सही। आर ओमेगा डाल दिया। तो ओमेगा तो अपनी जगह यहाँ रहा, आर यहाँ डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, है ना। ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, v के साथ आर की पावर 1, नीचे जाके आर की पावर हाफ से जो मल्टीप्लाई होगा, तो आर की पावर 3/2 हो जाएगी, या आर की पावर हाफ से आर की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, जी जी तो आर की पावर 3/2 हो जाएगा। जी आर की पावर 3/2 को हम आर क्यूब और स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। जी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बताया तो मैं, चलो। नहीं नहीं सर, एक सेकंड। आपने क्या बोला अभी? देखो मैं कह रहा हूँ, एक सेकेंड, नजर क्या आ रहा है अभी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। जी वी जी देखो वी टू आर ओमेगा है, मैं यहाँ पर ये वाले वी की जगह पे आर ओमेगा डाल देता हूँ, ठीक है। जी अब आर ओमेगा डाल देता हूँ, मैं ओमेगा को लेफ्ट पे रखता हूँ, आर को यहाँ ले जाके डिवाइड कर देता हूँ अंडर रूट आर से। जी तो अंडर जी। रूट आर इंटू आर क्या बनता है, आर आर पावर थ्री पॉइंट आर टू रूट आर। जी जी क्यों, क्योंकि अंडर रूट आर होता है आर पावर हाफ, और इससे जी। मल्टीप्लाई कर लोगे आर पावर 1 यानी कि आर, तो प्लस वन बेसिस सेम पॉइंट होगी तो फाइव पावर ऐड हो जाएंगी। सही सही। तो क्या बन जाएगा ये, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, आर पावर 3/2। हाँ जी तो जी 3/2 को मैं 3 × 1/2 लिख सकता हूँ, जी 3 × 1/2 लिख सकता हूँ ना, जी जी और 1/2 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ। जी तो पावर अगर 1/2 है तो उसको अंडर रूट लिख दूंगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा। जी। मैं थोड़ा करके दिखाया था, मुझे लग रहा था तुम कंफ्यूज ना हो रहे हो। मैं समझ गया सर, नहीं नहीं समझ गया, मैं समझ गए, सिंपल मैथ है सर। जी सिंपल मैथ्स है ना। ये अक्सर जी बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। देखो जैसे कि आर जी ओमेगा है, जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, ये आर पावर 1, ये आर पावर हाफ, तो ओमेगा इक्वल्स टू, एक सेकंड होल्ड करना। जी तो मैंने क्या किया, ये मिस क्यों हो रहा है, सॉरी, आर पावर हाफ
इंटू आर पावर 1, ये यहाँ आ जाएगा ना नीचे, सही है। जी तो ये हो गया आर पावर 3/2, 3/2 को मैं कह देता हूँ 1/2 इंटू 3, ठीक है। आर पावर 1/2 अंडर रूट आर होता है, अंदर जी क्या बच गया, आर पावर 3 बच गया, खाली आर क्यूब बच गया अंदर, सही है। हाँ जी तो जी यही हमने वहां पे किया। सही है। यहाँ पे किया हमने, ओमेगा रह गया सिर्फ, आर वहां चला गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, सही है। जी आपने कहा यू कैन सी दैट द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स, angular velocity and hence the frequency and the period of one orbit are dependent upon orbital radius। क्या कह रहे हैं हम कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, ऑर्बिटल रेडियस पे, यानी कि जो रेडियस होगा ना जिसका, ये अर्थ का, इस पे डिपेंड करेगी आर ओमेगा। अगर ये रेडियस आपका जितना बड़ा होगा, ओमेगा उतनी कम हो जाएगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी, है ना। जी इनवर्स जी रिलेशन है ना। तो जी आपको कहा अगर रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड कैपिटल टी फॉर वन ऑर्बिट एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज दिस। अच्छा, एक रिलेशन ये भी होता है, ये आपने शायद पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी होगा, कि टाइम पीरियड जी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, पढ़ा। जी जी शायद। तो हाँ, ये फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड तो पता है ना क्या होता है, वेव्स में पढ़ा होगा। जी सर जी जी अच्छा, अगर नहीं भी पता तो चलो मैं बता देता हूँ। टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। भाई आप कह रहे हो कि मैं जो हूँ एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर रहा हूँ, सही है, पूरा घूम जी गया मैं, तो मैंने कितना, थीटा कितना कवर किया, 2 पाई कवर किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना 2 पाई हुआ। जी जी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन टी। वेलोसिटी तो जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो 2 जी पाई अपॉन टी, ये पूरा टी कितना हुआ जो पूरा टाइम पीरियड हुआ, क्योंकि एक वेव, एक पूरी रोटेशन जो है वो टाइम पीरियड के बराबर टाइम लेती है ना। जी तो अब मैं टी को स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी लिख सकता हूँ, जी क्या समझे भाई। जो हम्म, पूरा पूरा सर्कल हुआ, ये पूरी एक रोटेशन हो गई ना, जी जी एक ऑसिलेशन हो गई ना पूरी, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पर खत्म जी हो गए। जी जी तो हमने जी पढ़ा होगा वेव्स के अंदर कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, तो जितनी देर में वो कंप्लीट होती है उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। वेव्स को समझे रिकॉल सर। कर पा रहे हो। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जी तो हमने यही किया कि पूरी एक ऑसिलेशन हमने कंप्लीट की, टाइम पीरियड कैपिटल टी ले लिया, इसमें कंप्लीट करने में थीटा कितना था, 2 पाई था। तो हमने कहा ओमेगा जी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, सही है। जी 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 और इसकी जगह अगर मैं टाइम पीरियड को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, जी ओ सॉरी, 2 पाई ओवर ओमेगा, क्यों? अच्छा ठीक है ठीक। सही है। जी और मुझे पता है कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है फ्रीक्वेंसी, यानी क्या, ये तो पता है जी ना। जी जी तो वो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी है, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, क्योंकि 1 अपॉन टी इज, सही 1 अपॉन टी इज एफ, क्योंकि टी इक्वल्स 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन टी इज एफ। तो 2 पाई अपॉन टी ओमेगा जी है, तो 2 पाई एफ भी ओमेगा है। ये दो फॉर्मूलाज याद रखने होंगे तुम्हें। टू ठीक ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। जिस ठीक टर्म में पूछा जाएगा वो टर्म में आपको आंसर देना होगा, सही है। जी ये मतलब ये है कि कंप्लीट रोटेशन का फॉर्मूला ही है। जब रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको ये लिख सकते हो आप एंगल। सही अच्छा भाई, तो यहाँ आपने कहा टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे है, सही है ना। जी जी अगर कोई आपसे टाइम पीरियड पूछे कि कितनी देर के अंदर ये रोटेशन होती है, तो आप आराम से यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा ये डाल दोगे, ये वैल्यूज डाल दोगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे ओमेगा की जगह पे, इनको कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यूज डालोगे, टाइम जो है आपको, पूरा टाइम जो है ना मिल जाएगा एक 365 दिन का। जी सही
ठीक है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, इसके सवाल की तरफ। इसकी वर्क एग्जांपल है जो आपको कह रही है कि अ सैटेलाइट इज टू बी प्लेस्ड इन अ पोलर ऑर्बिट। पोलर मतलब राउंड, ठीक है। जी 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर हमने सैटेलाइट भेजनी है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। सही है। सैटेलाइट रीजन ऑफ पोलर ऑर्बिट, जो ऑर्बिट मतलब राउंड ऑर्बिट ना, जो हमें 100 जी किलोमीटर ऊपर भेजनी है अर्थ की सरफेस से। उसका टाइम पीरियड जी यानी कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए उसका, यानी कितनी देर में एक कंप्लीट वेव रोटेशन वो करे, ये हमें निकालना है। जी एंड द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, नहीं ओमेगा निकालना है हमें, कैपिटल टी निकालना है और ओमेगा निकालना है। कैपिटल टी तो 2 जी पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर कैपिटल टी जी निकल आया तो ओमेगा तो आराम से निकल आएगा, या ओमेगा निकल आया तो कैपिटल टी पहले निकल आएगा। तो हमारे पास जी फॉर्मूला है ओमेगा का, हमें पता है फॉर्मूला ओमेगा का ये वाला। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हम आराम से ओमेगा निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हम आराम से टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। जी आपको मास ऑफ अर्थ गिवन है, ये रहा मास ऑफ अर्थ 6.0 इन 10 पावर 24 केजी, और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 इन 10 पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। सर हम आर पर 100 लेंगे किलोमीटर, या उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे? किलोमीटर तो एज इट इज ले सकते हैं ना। किलोमीटर में आपने क्या करना होगा, आगे 10 की पावर 3 करना होगा, खाली कन्वर्ट तो करना पड़ेगा मीटर्स में, डायरेक्ट नहीं लेंगे। जी सही ठीक है। है। आपने कहा भाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट इक्वल्स टू अर्थ रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस। क्यों ऑर्बिटल रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट आपको कह रहे हैं 100 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस है, तो पहले आप अर्थ का रेडियस ऐड करोगे, अर्थ का रेडियस बनाओगे, आप सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच जाओगे। सही है। जी अर्थ के सेंटर से रेडियस ऐड किया तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गए। आप सरफेस ऑफ अर्थ से 100 किलोमीटर ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, आपने ऑर्बिटल रेडियस बना लिया इसका, जिस सैटेलाइट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। हम्म, तो आपने अर्थ का रेडियस प्लस 100 डाला तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ऑर्बिटल रेडियस हो गया आर। सही है, जिसको आपने फॉर्मूले में जी डालना है। कैपिटल जी आपको पता है, अर्थ का मास आपको पता है कैपिटल एम, आर आपने निकाल लिया है, स्क्वायर कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1.25 10 पावर -3 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है जी भाई, ठीक ये आपका ओमेगा का जी आंसर हो गया कि ये वेलोसिटी यानी इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओगे आप इसको। सही है ना। जी अब आपसे पूछा टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, तो पीरियड ऑफ द ऑर्बिट कैसे निकलेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा आपको पता है 2 पाई से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 5.0 इन 10 पावर 3 सेकंड्स, यानी कि हम्म, तकरीबन 1.4 आवर्स हो जाते हैं। ये हम्म, 5000 सेकंड है, 5000 सेकंड्स। इसको अगर आप 5000 सेकंड को डिवाइड कर इसके दो से डिवाइड कर थर्टी दो। सिक्स हंड्रेड से, हाँ 36, 3600। हाँ तो 1.4 आवर्स हो जाएंगे। जी 1.3888। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, मतलब और वो नहीं एंगुलर स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड। तो आपने क्या किया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज आर जी ओमेगा फॉर्मूला है ना आपका। जी तो आपने ओमेगा ऑलरेडी निकाला हुआ था, आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा को, ऑर्बिटल रेडियस आपको पता है कितना इतना है, इसको आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आपके पास ये है। आंसर आपके पास आ गया जी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जो ऑर्बिटल घूम रहा है जी अगर उसको कहीं छोड़ दिया जाए, वो अपनी स्पीड तोड़ दे, अपनी सर्कुलर मोशन खत्म कर दे, तो वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से भागेगा। जैसे हमने कहा था ना, हम रोप को घुमा रहे हैं स्टोन को किसी पॉइंट में हम छोड़ देंगे तो अपनी टेंजेंट डायरेक्शन में उड़ेगा जाके, है ना। जी 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 ये 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे, यानी कि तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे उड़ेगा। जी सही। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है, ये 8 किलोमीटर पर आवर नहीं है जो गाड़ी की स्पीड होती है, जी जी ये पर पर सेकंड सेकंड। है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। जी समझ रहे हो बात को। जी सर। सर आज के लिए इतना ही रखें? क्या वो थक गए। तो सर मैं नींद भी बहुत आ रही है, अभी जाना भी है मैंने फिर। अच्छा, जो वैसे एक नया टॉपिक है, ये टॉपिक आज हो भी नहीं पाएगा, अब इसको रिवाइज करो जो प्रीवियस है। मैं कोशिश करूंगा कि जी पास पेपर्स थोड़े से कराऊं, फिर ये टॉपिक जी स्टार्ट कराऊं, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, तो ये थोड़े दो दो ठीक टॉपिक है और सर। रहते हैं इसमें। अच्छा, कल ठीक है मैं सर। यार ये सोच रहा था, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं पहले, रिकॉर्डिंग